उसकी एक किताब है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। यकीनन आप में से बहुत से दोस्तों की नजर से गुजरी होगी। वाल्टर सैंडमिल्स, डॉक्टर वाल्टर सैंडमिल्स अमेरिका के एक मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल के ये मेडिकल सुप्रिटेंडेंट थे। एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों प्रैक्टिस किया करते थे। किताब काफी पुरानी छपी हुई है, इसलिए इसमें ओल्ड टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन इसने आर्थराइटिस डिफॉर्मेंट के नाम से इसको लिखा है। और मेरी नज़र से जितनी बुक्स गुजरी हैं उनमें से सबसे बेहतर मैंने इसको पाया है। जिन जिन दोस्तों को अवेलेबल हो वो ज़रूर इसको देखें। चाहेंगे तो मुझे आप बेशक हुक्म फरमाएंगे, मैं उन पेजेस की फोटो स्टेट भी प्रोवाइड कर दूंगा। डॉक्टर वाल्टर सैंडमिल्स, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बाय वाल्टर सैंडमिल्स। इसमें लफ्ज उन्होंने होम्योपैथी इस्तेमाल नहीं किया, ना एलोपैथी इस्तेमाल किया है। उन्होंने होम्योपैथी को मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट और एलोपैथी को ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट लिखा है। जोड़ों के दर्द के हवाले से मेरा जाती एक्सपीरियंस ये है, कुछ ऐसे मरीज भी जो मेरे पास गठड़ी में बांध कर लाए गए थे, अल्लाह के करम से ठीक हुए। ज्यादातर ये बात खवातीन में होता है, मर्दों में कम होता है, औरतों में ये ज्यादा है। और फिर आगे भी बेटियों में चलता है। एक खातून जिसके हाथ यूं हो चुके थे, मैं उसको ऐसे देखने लगा, हाथ थोड़ा सा उंगली मैंने उसकी हिलाई तो उसकी कलाई निकल गई। इतने बुरे हालात में थी, उसको कुछ माह इलाज दिया और फिर वही खातून वो 100 किलोमीटर सफर करके दवा लेने आती थी अकेली। और एक दफा वो बहुत सारी मीठी रोटियां पकाकर लेकर आई। तो मैंने उससे पूछा, बीबी ये क्यों लाई हो? कहते हैं जी मैंने पहली बार तो 20 साल के बाद अपने हाथ से रोटियां बनाई हैं, तो मैं समझती हूं कि सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को खिलाऊं। अब मैं शुगर का मरीज, लेकिन बहरहाल उसका दिल रखने के लिए मैंने उसमें से कुछ खाई। तो इस तरह अभी पिछले साल की बात है, मेरा बच्चा, ये बेटा मेरा बैठा है, ये यहाँ मुजफ्फरगढ़ में एक शाकिर पब्लिक स्कूल है, वहाँ ज़ेरे तालीम था। तो उनके एक खातून को आर्थराइटिस डिफॉर्मेंट था। उन्होंने मुझे बुलाया कि हम मुल्तान में डॉक्टर एक हैं आर्थोलॉजिस्ट, उनके पास 2-3 साल से इलाज करवा रहे हैं और उसको अफाका नहीं हो रहा। और बिल्कुल इतना था कि उसकी उंगली को भी जुम्बश देना मुमकिन नहीं थी, धाड़ें निकलती थी। हमने होम्योपैथी पर डाला और अल्लाह सोने ने ऐसा करम किया कि 2 महीने बाद वो खातून अपने घर की रोटियां पकाया करती थी। और बड़ा सिंपल आसान फार्मूला है, मैं तमाम दोस्तों से शेयर करना चाहूंगा। इंशाअल्लाह ताला कभी आपको मायूसी नहीं होगी। डिफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए आर्सेनिकम एल्बम और सलेशिया, मैं तो कभी जिंदगी में 30 से ऊपर जाता नहीं हूं, और डॉक्टर उस्मान गनी साहब 200 से नीचे आते नहीं हैं। कभी मुझे फॉलो कर लिया करें, कभी डॉक्टर उस्मान साहब को फॉलो कर लिया करें। और ये आर्सेनिकम एल्बम और सलेशिया 1 by 1 दें, मिलाकर नहीं दें। डिफॉर्मेशन को ये ठीक कर देती है, पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। 30 में जी 30 में दे दें या 200 में दे दें, एक सुबह दे दें, एक शाम दे दें। आर्सेनिकम की एग्रीवेशन रात को है, शाम को दे दें, सलेशिया सुबह को दे दें। और इसके साथ पेन किलर के तौर पर अलामाती दवा एक तजवीज करें, वो दोपहर को दे दें या दिन को किसी वक्त दे दें। उसमें अमूमन
ब्रायोनिया या रस्टास की अलामत निकलती हैं। इसके अलावा दर्दें अगर शदीद हों तो गालथेरिया को नहीं भूलना चाहिए। गालथेरिया मदर टिंचर में इस्तेमाल होता है। इसे आप मदर टिंचर में इस तरह इस्तेमाल करें कि शुगर ऑफ मिल्क पर थोड़े से ड्रॉप्स डालकर थोड़ा डाइल्यूट कर ट्रिचुरेट कर लें इसको, या डाइल्यूशन में इसके 20 ml में 12 ड्रॉप्स डाल लें तो ये 2x पोटेंटाइज हो जाएगा। तो 2x 3x में इसको ले जाकर इस्तेमाल करें, प्योर क्यू में इस्तेमाल ना करें। इस पेन को रोकने के लिए, ये इलाज नहीं है, ये पेन को रोकने के लिए गालथेरिया से अच्छी कोई दवा नहीं है होम्योपैथी में। गाउट के पेन को, जहां डिफॉर्मेशन आ चुकी हो, जहां कार्टिलेज बिल्कुल डैमेज हो गई है, वहां रूटा को कभी नहीं भूलना चाहिए। रूटा कार्टिलेज को रिपेयर करती है और इसके हेल्थ अगेंस्ट नताइज है। पोटेंसी की बाबत फिर वही बात मैं कहूंगा कि 30 इस्तेमाल कर लें या 200 इस्तेमाल कर लें। रूटा दूसरे या तीसरे हफ्ते में आपको बाकायदा रिजल्ट देना शुरू करेगी। गालथेरिया का एक और यूज बड़ा सक्सेसफुल है। मरीज जब तड़प रहा हो और उसके दर्द किसी तरह कंट्रोल ना हो रहे हो तो ओरली देने के साथ साथ आप कोई अच्छा सा लोशन ले लें। घरों में अमूमन ये बेबी लोशन टाइप इस्तेमाल होते हैं या कोई वैनिशिंग क्रीम इस्तेमाल होती है। उसमें हथेली में थोड़ी सी क्रीम डालें, उसमें 5-7 ड्रॉप गालथेरिया मदर टिंचर के डालें, उंगली से मिक्स करें और मुतासरा जगह पर मालिश कर दें। ये इन सेकंड्स दर्द को कंट्रोल कर लेगी। पूरा पेट नहीं गुजरेगा, आप तजर्बा करके देखें। अच्छा सर, ग्लिसरीन में काम है? ग्लिसरीन में पेशेंट पसंद नहीं करता। भाई अब पेशेंट वो नहीं है जो 8 से 100 साल पहले था, उसमें भी नफासत है। वो कहता है जी कोई खुशबूदार अच्छी चीज होनी चाहिए। अगर आप ग्लिसरीन में कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इसको ऑयल में डालकर फिर उसको थोड़ा सा पका लेते हैं, उसका अल्कोहल उड़ जाता है, वो कहते हैं गालथेरिया ऑयल बन गया है। भाई गालथेरिया ऑयल कभी नहीं बनता, ये ऑयल में हल नहीं होती। तो इस गलत फहमी में नहीं रहना। ये या तो फिर इसकी बाकायदा क्रीम बनाए। मैंने मुल्तान में एक दोस्तों को एक दिन दिया था कि जिसमें शरबत और क्रीमें बनाने के हवाले से मेडिकेटेड क्रीम कैसे बनती है, डॉक्टर शाहब साहब को याद होगा, 2 लेक्चर इस मौजू पर थे। तो कभी कबीर वाले बुलाएंगे तो मैं इंशाल्लाह वो क्रीम बनाने सिखा दूंगा कि मेडिकेटेड क्रीम कैसे बनती है। तो इंशाल्लाह ताला वो आप खुद क्रीम बना सकते हैं, उसको फ्लेवर्ड भी कर सकते हैं। उसमें कैलेंडुला बनाएं, आप गालथेरिया की बनाएं, हाइपेरिकम की बनाएं, आर्बिका की बनाएं, ग्रेफाइट्स की बनाएं। जो जो आपको जरूरत पड़ती है अपनी जरूरत की क्रीमें आप बना सकते हैं। लोकल यूज के लिए गालथेरिया लोशन या क्रीम जैसे भी आप इसको अप्लाई करना चाहें 2x या 3x में ओरली दें। आर्ब्यूटस एंड ड्रेचनी ये मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है। ये स्ट्रॉबेरी के पत्तों से टिंचर तैयार होता है। ये होम्योपैथिक की पुरानी अद्वियात में से है। क्या नाम है? आर्ब्यूटस एंड ड्रेचनी मार्केट में अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल तो मैं गिफ्ट कर दूंगा जिसको चाहिए। 5 ml मेरे सब आर्ब्यूटस एंड ड्रेचनी। आर्ब्यूटस ARBUTUS आर्ब्यूटस एंड ड्रेचनी ANDRACHY। ठीक है जी। ये दवा मदर टिंचर में कमजोर मरीज पर एग्रीवेशन कर जाती है, इसलिए इसको भी 3x में दें। 3x 4x में 6x में ये सेफ ड्रग है।
और ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैंने एक दोस्त डॉक्टर शाह साहब को याद होगा, मैं कल कबीर वाले से थे, वो मुल्तान से थे, आपने मुझे भेजी थी, मैंने आपको भेजी भी थी। तो ये बड़ी डिफॉर्मेशन जहां हो चुकी हो वहां ये बहुत बड़ी दवा है। आर्निका को भी नहीं भूलना चाहिए, आर्निका भी बहुत बड़ी दवा है। और पेशेंट को सुबह निहार मुंह इसकी एक डोज ले लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीजों में, हार्ट के पेशेंट्स में, आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, या ऐसी तमाम अमराज जिनमें खून को पतला रखना मकसूद हो, या ऐसी तमाम अमराज जो सिफिलिस को क्रॉस कर चुकी हैं। आप देखिए सिफिलिस उस वक्त उसकी पहली अलामत यह होती है कि डिफॉर्मेशन आ जाती है। जब जुकाम हुआ, सूरा है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, मुसलसल जुकाम रहने से ठीक नहीं हुआ, इट्स अ सिफिलिस। अब आपका बच्चा पैदा हुआ, उसकी पैदाइशी नाक की हड्डी टेढ़ी है, ये साइकोसिस है। उसने जेनेटिक मटेरियल को मुतासर करके अपनी अगली नस्ल को भी तबाह कर दिया। तो जहां सिफिलिटिक मियाज होगा, मियाज का जरूर ख्याल रखा करें। आर्थराइटिस डिफॉर्मेंट 90% केसेस जो होते हैं ये साइकोटिक होते हैं। सिर्फ 10% सिफिलिटिक केसेस को रिवर्स किया जा सकता है, उसकी अगली नस्ल को बचाया जा सकता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनकी खानदान में ऑलरेडी मां को, खाला को, फूफी को, किसी ब्लड रिलेशन वाली खातून को जहां ये आर्थराइटिस डिफॉर्मिटी की अलामत मौजूद हैं, गाउट मौजूद है, उसको अपनी खुराक में कैल्शियम का जरूर ख्याल रखना चाहिए। उसे कभी भी कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए। और याद रखिए, द ओनली एंड द ओनली सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क। दूध के अलावा कैल्शियम का कोई सोर्स नहीं है। और दूध या दूध से बनी हुई खुराकें जैसे खोया, कस्टर्ड वगैरह वगैरह। अब मैं मीठी मीठी चीजों का नाम मुझे नहीं लेने चाहिए, ये ना हो मेरी शुगर बढ़ जाए। तो ये कैल्शियम को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। एक और चीज जो बहुत अहम है इस जिम में, मरीज का यूरिक एसिड कंट्रोल रहना चाहिए। गाय बगाए पेशेंट के यूरिक एसिड को आप चेक करवाते रहे, लेकिन फिर वही लैब से चेक करवाएंगे, एक कहेगा कि ये 5 है, दूसरा कहेगा 6.5 है। अब नॉर्मल वैल्यू फीमेल्स के लिए 5 मिलीग्राम पर डेकालीटर है, मेल्स के लिए 7.5 मिलीग्राम पर डेकालीटर है। तो अगर 6.5 आ गई तो जो 5 कहता है वो नॉर्मल है, जो 6.5 कहता है वो बढ़ी हुई है। उसके साथ साथ अलामात देख ले, यूरिक एसिड की अलामात में पट्ठों में दर्द, क्रैम्प पड़ना और पांव की एड़ी में दर्द, ये इसकी बड़ी खास अलामात है। सुबह सुबह पेशेंट उठ नहीं सकता, उसका जी चाहता है कोई मुझे पहले 5-10 मिनट दबाए, मेरी खिदमत करे, कोई मरोड़े, तब वो उठने के काबिल होता है। तो ये इन अलामात को थोड़ा देख लें। अगर यूरिक एसिड ज्यादा होने की अलामात मिलती हैं तो उसके लिए पल्साटिला, नथिंग लाइक पल्साटिला। यूरिक एसिड कंट्रोल रखने के लिए पल्साटिला का कोई मुतबादिल नहीं है। मैं 30 में इस्तेमाल करता हूं, आप देख लें, पोटेंसी ऊपर नीचे करने की इजाजत है, तमाम पोटेंसीज में ये रिजल्ट देती है और ये कमाल दवाई है। इसी तरह मैं पल्साटिला की एक और सिम्टम भी बयान करता चलता हूं, इसी जोड़ों के दर्द के हवाले से। घुटने से थोड़ा नीचे 2 आंखें सी बनी हुई होती हैं, 2 गड़े से हैं। ये इन गड़ों पर आप उंगली रखें मरीज के, तो वो अगर आशी सिम्टम आती है,
मैं आजकल डॉक्टर शाह की शागिर्दी कर रहा हूं। इन्होंने मुझे सिखाया एक वो आशी, यानी जहां दर्द रखे वहां, जहां उंगली रखे वहां दर्द उठे, तो इसे आशी कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज में। तो अगर आशी की अलामत आए तो इसका मतलब है कि ये पल्साफिला की खास सिम्टम है, और उसकी हेल्पिंग होगी चैलिडोनियम। समटाइम कुछ पेशेंट्स में पल्साफिला दें, 2 मिनट इंतजार करें, अगर 2 मिनट में रिजल्ट आपको नहीं मिला तो या डॉक्टर नालायक है या दवा जाली है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर उसको साथ चैलिडोनियम दे दें, फिर 2 मिनट वेट कर लें। अगर चौथे मिनट में भी रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप अपने डिस्पेंसरी को रिवाइज करें, कहीं गड़बड़ है। होम्योपैथी की बाबत ये जो कहा जाता है ना जी, ये बड़ा आराम से, ये जान कहते हैं, इतना कोई तरीका इलाज नहीं है। मेरे क्लिनिक का मामूल है, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी प्रैक्टिस को देखते हैं, कि हम पेशेंट को एक ट्रायल डोज देते हैं। अगर उसे 3 से 5 मिनट के अंदर रिलीफ मिल जाए, वेल एंड गुड, वरना मैं कह दिया करता हूं कि तुम्हारा मुआलिज नालायक है या दवा जाली है, तीसरी बात नहीं हो सकती। तो ऐसी अमराज जो पेचीदा है, साइकोटिक अमराज में तो यकीनी बात है कि फौरी तौर पर आपको रिलीफ तो मिलेगा, क्योर नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी अमराज में आपको रिलीफ तो मिलना चाहिए ना। पेशेंट डॉक्टर के पास आए, वो जैसे कहते हैं ना कि वो पीर के पास मुरीद जाए और उसको वहां कुछ भी हासिल ना हो, तो फिर उस पीर का क्या करना है, वो किस काम का है। तो मुआलिज के पास मरीज जाए और उसको रिलीफ ना मिले तो वो काहे का मुआलिज है। तो ये मोटी मोटी बातें तो जोड़ों के दर्द के हवाले से ये मैंने बयान कर दी हैं। इंशाल्लाह इनमें से आपको यकीनी नतीजे मिलेंगे। बाकी मैंने थोड़ा सा सिम्प्टोमेटिकली दर्द की अक़साम के हवाले से थोड़ा सा नोट्स तैयार किए हैं, मैं इनको बयान करता हूं। 17 मैंने किए थे, लेकिन आते आते रास्ते में मुझे 2-3 और याद आ गए हैं, ये 20-21 हो गए हैं, और हो सकता है आप भी कुछ मिसिंग हो, तो अगर कुछ मिसिंग है तो उसके लिए माजरत। जो है मैं इनको बयान करता हूं। सबसे पहले दर्द के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए अमूमी अद्वियात। तो अमूमी अद्वियात में अगारिकस को नहीं बोलना चाहिए, और इसकी खास अलामत पहचान इसका दर्द जो है ये क्रॉस में जाता है, एक बाजू में होगा तो दूसरी साइड की टांग में आएगा, ये इसकी स्पेसिफिक सिम्टम है। और अगारिकस के जो मरीज है उसकी एक मखसूस चाल होती है। 100 आदमी चल रहे हो, आप दूर से देखकर पहचान लेंगे कि ये अगारिकस का मरीज है। वो चलने के साथ साथ दाएं बाएं भी हिलता जाएगा। ऐसा पेशेंट जो मुश्किल से चल रहा हो और दाएं बाएं हिल भी रहा हो, आंखें बंद करके उसको अगारिकस दे दे, 2-3 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगारिकस ऑलवेज यूज इन 3x, ये बड़ी पोटेंसी में रिजल्ट नहीं देती, 3x में एक्सीलेंट काम करती है। जनरल अद्वियात में, अमूमी अद्वियात में दूसरी दवा आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम की खास सिम्टम यह है कि मरीज रात को उसकी अलामत में शिद्दत आती है, दिन उसका कतरे अच्छा गुजरता है, रात उसकी जो है वो अच्छी नहीं गुजरती, रात को एग्रीवेट करती है। तीसरी दवा बेलाडोना। बेलाडोना की पहचान 3 अलामत से है: तपकन, सुर्खी और बर्म। मुतासरा हिस्सा गर्म होगा, रेडनेस होगी हल्की हल्की, समटाइम शदीद भी हो जाती है, और बर्म भी होगी। ये 3 बुनियादी अलामतें हैं। ये 3 अलामतें नहीं है तो बेलाडोना की बाकी 20 अलामतें आ जाएं, बेलाडोना काम नहीं करेगी।
जब तक ये 3 अलामतें उसमें नहीं होगी। ब्रायोनिया में मरीज का मुंह खुश्क होता है, बार बार प्यास लगती है। कास्टिकम ऐसे लोगों की दवा है जो अपनी खुराक में नॉन एसिडिक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिनकी खुराक में सिरका नहीं है, चाय ज्यादा पीते हैं, या ऐसी अशिया खाते हैं जो जिनमें हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, उनकी बॉडी में OH की मिकदार बढ़ जाती है। कास्टिक वाली चीजें, कास्टिकम कास्टिक से है, ऐसे मरीजों के लिए कास्टिकम, और ये इसकी लेफ्ट साइड ज्यादा मुतासिर होती है। कैलिडोनियम, मैं इसको होम्योपैथी का जादूगर कहता हूं। दुरुस्त अलामत हो, दुरुस्त दवा दी जाए। मेरे पास एक गवाह भी मौजूद बैठा है, ये सेकंड्स में काम करती है, सेकंड्स में। क्या अलामत है सर इसकी, कैलिडोनियम की? जोड़ों के दर्द, जोड़ों के दर्दों में वही जो मैंने आपको 8 वाली अलामतें बताई हैं, फलसा के बाद काम करती है। इसके अलावा आपके लेफ्ट स्कैपुला की एपेक्स पर, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं या डिमॉन्स्ट्रेट करूं? राइट सर, लेफ्ट, ये राइट है ना आपका, ये लेफ्ट स्कैपुला के एपेक्स पर, राइट पे, राइट की। लेकिन मेरे बच्चे राइट, ठीक है, दर्द था, आपने दी थी को, आपके बच्चे को लेफ्ट में था ना, उसी वक्त ठीक हो गया। लेफ्ट, राइट में भी ले लें, लेफ्ट में भी ले लें। बहरहाल पिछले हिस्से में लेफ्ट स्कैपुला के एपेक्स पर शदीद दर्द होता है, उंगली रखने से दर्द शदीद हो जाता है, और उसको फ्यू सेकंड्स में ये रिलीफ दे देती है, और इसका इस्तेमाल मदर टिंचर में होता है। इसके अलावा पित्ते का दर्द, अमूमन हॉस्पिटल में जो मरीज जाते हैं और इमरजेंसीज में जाकर वहां 4-4 इंजेक्शन लगवाते हैं, वो नारकोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, फिर भी मरीज तड़पता रहता है। और आपने कभी पता नहीं इत्तेफाक हुआ, आप में से किस किस को इत्तेफाक हुआ है पित्ते के मरीज को तड़पता हुआ देखने का? जैसे एक लफ्ज है ना, माजिए बेआब, मछली को पानी से निकाल दें, बिल्कुल इसी तरह तड़प रहा होता है। उसकी जबान पर आप मदर टिंचर के कैलिडोनियम के 3 कतरे डाल दें, वो ऐसे शू करके बैठ भाई सो जाएगा। उसको इतने नारकोटिक्स लगे होते हैं, वो उठेगा ही 12 घंटे के बाद। मरीज के लवाकिन आप गले पड़ जाने, हमारा बंदा मर गया, हालांकि उसे कुछ नहीं हुआ होता, वो सिर्फ दर्द रुकने की वजह से, फिर वो जो उसको इंजेक्शन पहले लगे होते हैं नारकोटिक्स वगैरह के, फिर वो उस पर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं, वो 10-12 घंटे के बाद भला चंगा उठ जाता है। तो ये कैलिडोनियम बड़ी कमाल दवा है। कॉल्चिकम खाने की खुशबू से नफरत, ये इसकी खास स्पेसिफिक अलामत है। जोड़ों के दर्द का वो मरीज जो खाने की, जब खाना घर में पक रहा हो, उसको जो फ्रेग्रेंस है, स्मेल है, वो अच्छी नहीं लगती। आम आदमी को तो खाने की स्मेल से इश्तिहा होती है, भूख लगती है, मैदा तेज होता है, उसको उससे नफरत होती है, और उसकी अलामत में शिद्दत आ जाती है। ये कॉल्चिकम, ये आमतौर पर ये तिब्बे यूनानी वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं सुरंजान के नाम से। कॉल्चिकम सुरंजान है, और ये माजून सुरंजान तिब्बे यूनानी में भी इस्तेमाल होता है, सुरंजान शीरी। ये भी 30 में 30 में भी रिजल्ट देती है, 3x 4x में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। कालमिया की स्पेसिफिक अलामत है कि इसके दर्द अपनी जगह बदलते रहते हैं। कालमिया के पेन अपनी जगह बदलते रहते हैं।
ऊपर से नीचे आती है सर। ऊपर से नीचे भी ठीक है, जगह बदलते रहते हैं। ऊपर से नीचे के अलावा जगह बदलते हैं। यहाँ दर्द हो रहा है, फिर यहाँ नहीं होगा, यहाँ आ गया है। पल्सा में भी बदलते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आप इसके अलावा जो एक्सपीरियंस जिन दोस्तों के पास है वो जरूर मेरे साथ शेयर करें। मैं वेलकम कहूंगा उसको। कालमिया की खास अलामत यह है कि इसके दर्द अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये कालमिया की खास सिम्टम है। पोटेंसी 30 काली बाइक्रोम ऐसे दर्द जो एक उंगली के पोर के नीचे चुप जाए, पॉइंटेड पेन्स, एक पॉइंट पे पेन हो सिर्फ, काली बाइक्रोम। दर्द की दूसरी किस्म एकिंग, ACHING, एकिंग, जैसे हम कहते हैं हेडेक, बैक एक। तो एकिंग, ये दर्द को समझना बड़ा जरूरी है। ACH अगर हमने दर्द को समझ लिया तो ये सिम्टम हमारे लिए आसान हो जाएगी, दवा निकालना भी आसान हो जाएगा। एकिंग मुसलसल दर्द को कहते हैं, ठहरा हुआ दर्द, मुसलसल दर्द, ये एकिंग है। सर में दर्द हो रहा है, मुसलसल हुए जा रहा है, तो ये एकिंग है। कमर में दर्द हो रहा है, मुसलसल, तमाम कंडीशन में मौजूद है, एक जैसा है। लेकिन पोजीशन या पोस्चर चेंज करने से बढ़ता कम होता नहीं है। लेकिन उंगली की नहीं है, काफी फैलाव में है। सर उंगली वाला तो बात खत्म हो गई, अब आगे निकल गए हैं ना उससे, वो तो पिछला स्टेशन रह गया। तो एक में 4-5 दवाएं मैं अर्ज कर देता हूं, बाकी मटीरिया मेडिका आप देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पहली दवा तो फिर वही अगारिकस जो पिछली दफा अमूमी दवाओं में मैंने अर्ज की है, यूपरटोरियम पर्फ। ये पिछले दिनों डेंगू का बड़ा रोला था, अब एबोला का रोला है। शफी भट्टी साहब किधर है? सारे एक एबोला पर लेक्चर रखवा दें, हफीज साहब को बुला लें, मुझे हुक्म करेंगे मैं भी आ जाऊंगा। ये बर्निंग इशू है आजकल, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इस पर हम मिलजुल कर कुछ मैटर नेट से डाउनलोड कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। क्यों जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा जरूरी है हमारे दोस्तों को, साथियों को, हमें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत सारी। हफीज आलम साहब का एक मजमून भी एबोला पे आ चुका है। हफीज आलम साहब का एक मजमून भी आ चुका है। जैसे प्रशासन थोड़ा हेल्पिंग के लिए, जैसे निगेरिया वायरस का था, जो चीज़ पूरे मुल्क में एक हॉट इशू के तौर पर आ रही होती है ना, अगर हम उस पर काम करते हैं और कोई रिसर्च करते हैं तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा काम ये होता है। तो उस सिलसिले में भी डॉक्टर साहब और कुछ जहूर साहब ने भी काफ़ी मामलत की थी, तो वो मिलकर हमने इस तरह किया था। इस तरह निगेरिया फ्लोरी के बाद अब ये एबोला आ गया, और एबोला ज़्यादा खतरनाक है। और फैसलाबाद के पास एक गाँव के पास अभी ये दरियाफ्त हो गया कि पाकिस्तान में ये आ चुका है, एक डेथ इससे हो चुकी है। ये पिछले हफ्ते में ही बल्कि टीवी पे बहुत स्लाइड्स चलती रही हैं और सारा, तो ये बहुत अहम इशू, अगर इस पर कोई ऐसा अरेंजमेंट हो और ये सारे बैठे तो मेरा सबसे अच्छा काम ये है। और ये बहुत जरूरी है, और होम्योपैथी का इस पर है, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है, जितना कुछ डेंगू में है उससे भी ज्यादा है। अल्लाह ताला उसको कम करने की जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मुसलसल दर्द, एकिंग, यूपरटोरियम पर्फ, ऐसा फील हो कि हड्डियों में से दर्द उभर रहा है, दर्द हड्डियों से निकलकर बाहर आ रहा है, ये इसकी खास अलामत है। एपिकाक, एपिकाक ये भी मुसलसल दर्द की दवा है, और इसका दर्द अमूमन ऊपर वाले जॉफ में, खोपड़ी में होता है, समटाइम्स मैदे में भी होता है। एपिकाक का ज्यादातर दर्द ये गर्दन से ऊपर वाले दर्द में। इंसानी जिस्म के 3 जॉफ हैं, पहला ये खोपड़ी, दूसरा सीना और तीसरा पेट। तो ये खोपड़ी में जो दर्द
मुसलसल रहता है, उसमें एपिकार्ड की अलामत आती है। इसकी अलामत में साथ मतली और सांस की तंगी, दमे किसी कैफियत ये महसूस है। नर्स स्वामिका ये भी एक इनकी खास दवा है। कुचला है, ये बुनियादी तौर पर ये कुचला है। ये भी एक इनकी खास दवा है। रस्टॉक्स के दर्द के साथ जलन होती है और रस्टॉक्स में मुतासरा हिस्से से अखराजात पतले होते हैं। दर्द की अगली किस्म बोरिंग पेन, ऐसे दर्द जैसे महसूस हो कि सुराख हो रहा है, सुराख किया जा रहा है, ड्रिलिंग हो रही है। इसके लिए 2 दवाएं हैं, बहुत कॉमन, बड़ी मशहूर, कार्बोवेजी और कालोसेंथ। कार्बोवेजी का पेशेंट अमूमन ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है और कालोसेंथ का पेशेंट उसको आगे झुकने से रिलीफ मिलता है। ये 2 इनकी स्पेसिफिक अलामत। इसके बाद बर्निंग पेन, जलनदार दर्दें, ऐसी दर्दें कि मुतासरा हिस्से में जहां दर्द हो रहा है वहां जलन महसूस हो। जलन के मामले में जलनदार दर्दों में आर्सेनिकम का नंबर पहला है, लेकिन इसकी खास सिम्टम ये है कि ये रात को एक्टिवेट करती है और हीट मिलने से रिलीफ मिलता है, सेंकने से आराम मिलता है, कपड़ा ओढ़ने से आराम मिलता है। आर्सेनिकम एल्बम। बेलाडोना, इसकी 3 पहचान की अलामतें मैं पहले बयान कर चुका हूं, सुर्खी, तपकन और वर्म। कार्बोवेजी की खास अलामत पेशेंट ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है। जैसे इग्नेशिया का मरीज का जी चाहता है कि मैं लंबा सांस लूं, खुलकर सांस लूं, लेकिन उसको सांस आ नहीं रहा होता। कार्बोवेजी के पेशेंट में सांस आ रहा होता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं लंबे लंबे सांस लूं। मैं एक छोटी सी बात यहां टॉपिक से थोड़ा हट कर आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मेरे पास एक दोस्त आए, कहने के यार मेरी वालदा को दमा है। एक बहुत बड़े मुआलिज ने मुझे 2 दवाएं लिखकर दी हैं दमे की, आर्सेनिकम एल्बम और कार्बोवेजी। मैं ये दवाएं 2 महीने से पिला रहा हूं, मेरी मां ठीक नहीं होती, आप कुछ दवाई बताएं। मैंने उसे कहा यार ये दोनों दवाएं ठीक है और तेरी मां भी ठीक हो जाएगी। कमाल है, मैं 2 महीने से पिला रहा हूं। मैंने उसे कहा भाई इनमें से कोई एक पिला, एक छोड़ दे, जोर से मर्जी एक पिला दे। पहले मेरी बात पर यकीन ना करता था, फिर तो बार बार मैंने कहा तो कहना चलो ये भी करके देख लेते हैं। 3 दिन के बाद मुझे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में वो मुल्तान डिवीजन के इंचार्ज थे, मैनेजर थे, उनका फोन आया। क्या लगा भाईजान वो आपने कहा एक पिलाओ, मैंने उसमें से एक पिलानी शुरू की है, वो तो ठीक हो गई है, ये क्या राज था? मैंने उसे कहा भाई ये दोनों एक की एंटीडोट है, जब आप दोनों पिलाएंगे तो ना वो काम करेगी ना वो काम करेगी। थोड़ा सा नुस्खा बनाते हुए ये इस बात का भी ख्याल रखा करें कि मेडिसिन की रिलेशनशिप को जरूर देख लिया करें। आप दुरुस्त दवा तजवीज कर रहे होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप दुरुस्त ना होने की वजह से आपको सब टाइम रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। ये जरूर इस बात का ख्याल रखा करें। तो रिलीफ है, क्योर नहीं। चले रिलीफ तो है ना जी। नमाज के लिए वक्फा है जी थैंक यू। एक दवा और लिख लें जी, इसके बाद वक्फा है। फास्फोरिक एसिड, ये जलनदार दर्द जो है ये
खत्म हो गए। इसके बाद इंशाल्लाह हम कटिंग पेन पर आगे बात नमाज के बाद शुरू करेंगे।